अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। मौसूफ जब भी आते हैं मीडिया पर तो ओहदों की बेतौकीरी करते हैं, उन पर बैठे अफराद का मजाक बनाते हैं, गली मोहल्लों की ज़बान इस्तेमाल करते हुए तड़िया लगाते हैं, सड़कों पर घसीटने की बातें सुनाते हैं, चौकों और चौराहों पर लटकाने की धमकियाँ लगाते हैं। लेकिन जब बंद कमरों में मिलते हैं तो अक्सर बदल जाता है। अभी कुछ हफ्तों पहले की ही बात है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी पूरी कैबिनेट लेकर को कमांडर हाउस जा पहुंचे थे। जिस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर उनकी पूरी पार्टी तनकीद करती है, अली अमीन साहब उनसे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये मुलाकातें सियासी रिलीफ और बैकडोर मुज़ाकरात के लिए की गई हैं, लेकिन ना ही वज़ीर आला और ना ही उनके किसी तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है, बल्कि ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने SIFC इजलास में शिरकत के बाद ये इंकशाफ किया था कि उनकी आर्मी चीफ से 2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं बना था। अब यहाँ सवाल यह है कि वो कौन सी बात करना थी जिसका माहौल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आला का ये दोहरा मयार अपनी ही पार्टी की तैयार करदा सोशल मीडिया ब्रिगेड के डर से है और इस दोहरे मयार का पार्टी और उनकी क़यादत को फ़ायदा होगा या नुकसान। ख़बरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ुर्बतें बढ़ रही हैं। धीमे मिजाज वाले मौलाना को मनाने के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मुश्तरका मामला तय करने के लिए PTI ने असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि उनके दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है। उन्होंने मुज़ाकरात में रुकावट बानिए PTI को करार दिया है। मियां साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 25 साल से बानिए PTI का रवैया रूठे हुए बच्चे की तरह है। बार बार पैगामात के बावजूद PTI में ना मानू की रट लगाए हुए हैं। बातचीत के लिए सियासी स्टेक होल्डर्स के बजाय किसी और तरफ ही देख रहे हैं। मियां साहब कहते हैं कि जब वो जेल में थे तो बानिए PTI AC निकलवाने की बातें करते थे, लेकिन उनके दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। बानिए PTI एक के बजाय 2 AC लगा लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि PTI से बातचीत चल रही है, जबकि वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए भी तैयार है। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI फ़े की तर्जुमानी करेंगे हाफिज़ हमदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमदुल्ला साहब। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मुश्तरका मामलात पर कमेटी तश्कील दे दी गई है, असद कैसर साहब इसकी सरबराही करेंगे। तो सर आपकी तरफ से कौन होगा इस कमेटी को हेड कौन करेगा और मैंडेट क्या होगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण बहन। देखिए बात यह है, मैंने भी मीडिया पर यह खबर सुनी है कि PTI ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, लेकिन वो 3 रुकनी कमेटी के पास क्या पैगाम है जो JUI के पास आएगी, लेकिन अभी तक वो JUI के पास आए नहीं है। जब आएंगे तो फिर देखते हैं उनके पास पैगाम क्या है, वो क्या पैगाम लेके आएंगे, क्या नुकात होंगे, किस चीज़ पर बात करेंगे, किस तरह आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अभी तक ये उनकी अपने पार्टी के अंदर का फैसला है कि वो कह रहे हैं असद कैसर कि हमने कमेटी तश्कील दी है, मुज़ाकराती कमेटी, वो जाके JUI से बात करेगी। तो जब आएगी फिर हम देखते हैं कि वो कमेटी किस नौयत की कमेटी है, किस शक्ल की कमेटी है और क्या नुकात होंगे, क्या पैगाम उन्होंने अपने बानी PTI से लाया है, उसके बाद फिर हम रद्द अमल दे सकते हैं। सर ये भी खबरें हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब के जो बानिए PTI तक पहुंचाए गए और बानिए PTI ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। तो क्या कुछ गारंटीज भी ली गई हैं, मांगी गई हैं? रात को मेरी बात हुई मौलाना साहब से, मेरी मुलाकात हुई उनसे तकरीबन काफ़ी देर तक। तो मौलाना साहब की तरफ से अभी तक या जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कोई ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात का जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो खदशात है और हमारी PTI के दरमियान 16 साल एक तलखी गुजरी है, इस सिलसिले में अभी तक मौलाना साहब ने कोई ऐसी चीज़ों का इजहार नहीं किया है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर तो हमारे और इनके दरमियान बात नहीं हुई है। वैसे राबिते होते हैं, आप खुद देख रहे हैं, मीडिया पर आप देख रही है कि कभी असद कैसर की क़यादत में वफ़द आ रहा है, कभी उमर अयूब की बिल्कुल वेलकम, उसको खुशामदीद कहते हैं।
लेकिन अभी तक बात यहाँ तक नहीं पहुंची है कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। ये जब ऑफिशियली तौर पर उसकी कमेटी आएगी, वो क्या पैगाम लाएगी, फिर उसके बाद पार्टी बैठ के बात करेगी नहीं करेगी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये बात की बात हम सब आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ब्रेक थ्रू तो छोड़िए, अभी तक दोनों पार्टीज के दरमियान बातचीत तक आगे नहीं बढ़ी है। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पीटीआई वालों ने अपनी पार्टी के हद तक अब बानी पीटीआई की हिदायत पे बेशक उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी हो मुज़ाकरात के लिए, ताकि वो जेवीआई के साथ मुज़ाकरात करें। हो सकता है उनकी पार्टी का फैसला, लेकिन हमारी पार्टी में जमीयत उलमा इस्लाम में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन असद कैसर साहब, जो कि पीटीआई की तरफ से जिनको मैंडेट दिया गया है, जो इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया सर, और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब इस महीने के आखिर तक ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। इस वक्त हाफिज साहब, जो ग्रैंड अलायंस है या जो अलायंस है उसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, तो अगर ये अलायंस बन जाता है तो आप उनकी सरबराही, मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIFA, उनकी सरबराही कबूल करेंगे या फिर तामीर नौ होगी, असर नौ तामीर होगी इस अलायंस की? देखिए किरण, पहले तो फाइनलाइज दे ना, पहले तो इतना इंतजार करे कि मामलात फाइनलाइज होंगे नहीं होंगे। हम कब फाइनल तक पहुंच सकेंगे, दोनों पार्टियां नहीं पहुंच सकेंगे। उसके बाद ये सवाल बनता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा बनकर महमूद खान की सरबराही में तहरीक चलाने के लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, ये तो फिर बात की बात है। पहले तो ये इसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या चीजें फाइनलाइज होगी या नहीं होगी। सही। अच्छा सर, ये फरमाइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात अगर हम सुनते हैं बानिया पीटीआई के हवाले से, तो वो कहते हैं कि बानिया पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है, तो फिर कैसे मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ बानिया पीटीआई का मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है, वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करेंगे जो ताकत रखते हैं, यानी उनका इशारा अगेन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो इस सारे सिनेरियो में कि एक पार्टी के जो लीडर हैं उनका एक मौक़िफ़ है, एक का दूसरा मौक़िफ़ है, JUIFA क्या सोच रही है? देखिए, हम अपना मौक़िफ़ देते हैं। हम पीटीआई की मौक़िफ़ को या बानी पीटीआई की मौक़िफ़ को देकर भी उनकी मौक़िफ़ की ताबे बन के मौक़िफ़ नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की मौक़िफ़ सुन के उनकी मौक़िफ़ की ताबे बन के हम अपना मौक़िफ़ देंगे। हम अपना मौक़िफ़ देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इस माहौल में मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना या उनके साथ बैठना, ये अपनी सियासत पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला ये है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ न बैठेंगे, न उसको सपोर्ट करेंगे, न उसका हिस्सा बनेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फैसला कर चुकी है, वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन करेगी, पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन करेगी। मियां साहब का बयानिया क्या है वो जानिए, PMLN जाने। वो बानी पीटीआई के बारे में क्या कह रहे हैं वो जानिए, बानी पीटीआई जानिए। सिर्फ इतना मैं जरूर कहूंगा कि मियां साहब अभी बानी पीटीआई की दायरे और उनकी खोल से निकले, मुल्क की सियासत करे। अच्छा सर, पीटीआई के लिए आप कह रहे हैं ना कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कल मौलाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे थे कि वो जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं है, मुलाकात हो सकती है। तो क्या बहुत जल्द ये मुमकिन है कि पीटीआई और PMLN के दरमियान या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मौलाना साहब किसी ब्रिज का, किसी पुल का किरदार अदा करें? नहीं, मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब पुल का किरदार अदा नहीं कर सकता है। ये दोनों पार्टियों का, हुकूमत का और बानी पीटीआई का फैसला है कौन किसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, कौन किसके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना फैसला है। मैं ये कहूँगा कि हुकूमत और अदब के साथ ये जो बानी पीटीआई के साथ बात करने की जो बातें हो रही है ना, ये हुकूमत के पास इसका इख्तियार नहीं है कि बानी पीटीआई के साथ बात करनी है या नहीं करनी है। न पार्लियामेंट के पास इसका इख्तियार है, इसका इख्तियार किसी और के पास है। अगर उन्होंने सिग्नल दिया बात करने की तो ठीक, वरना बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद थे और वो जो सारी खबरें आ रही हैं इस हवाले से कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है पीटीआई और JUIFA के दरमियान, तो मौलाना साहब तो कम्प्लीटली इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि अभी तक इस मामले पे कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई है या बात आगे नहीं बढ़ी है। लेट्स सी आगे मजीद क्या होता है। एक और अहम मामला, उसकी तरफ बढ़ते हैं नाजरीन। पंजाब में हतक इज़्ज़त बिल कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान के दस्तखत के बाद
बाकायदा तौर पर अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है और पंजाब असम्बली ने ये बिल गुज़िश्ता महीने 20 मई को मंजूर किया था, जिसके बाद दस्तखत के लिए इस बिल को 1 जून को गवर्नर हाउस भिजवाया गया था और उस वक्त से ये बिल गवर्नर हाउस में मौजूद ही था। गवर्नर सलीमुर रहमान ने मीडिया पर आकर तो हतक इज़्ज़त बिल की भरपूर मुखालिफत की थी। बिल को नज़रसानी के लिए हुकूमत को वापस भिजवाने का ऐलान भी किया था। मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की यकीन दहानी भी करवाई थी, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। बिल को वापस भिजवाने के बजाय खामोशी से छुट्टियों पर चले गए और उनकी गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने गुज़िश्ता रोज़ इस पर दस्तखत कर दिए। यहाँ पर ये याद दहानी ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बल्कि जिस दिन पंजाब असम्बली इस बिल को मंजूर कर रही थी उस दिन भी पीपल्स पार्टी के अरकान छुट्टी पर थे। मीडिया पर मुखालफत करने वालों ने अमली तौर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये मुखालफत बातों से निकल कर हकीकत के। सहाफ़ी, वकला, सिविल सोसाइटी समेत अपोजिशन जमातों ने इस बिल की भरपूर तरीके से मुखालफत की है। अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हर फोरम पर इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद किया है और कहा है कि ये कानून रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स से मुशावरत किए बगैर बनाया गया है। कानून को अदालत में चैलेंज किया जाएगा और इस पर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर जदोजहद की जाएगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट वो भी खुलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि हुकूमत पंजाब का हतक इज़्ज़त बिल आईन पाकिस्तान और UN चार्टर के खिलाफ है। यह आज़ादी सहाफ़त के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में उनके साथ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि कानून बनाते वक्त सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को एतमाद में न लेने से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हतक इज़्ज़त के कवानीन पहले ही मौजूद हैं तो फिर नए क्यों बनाए जा रहे हैं। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने इस हवाले से गवर्नर पंजाब सलीमुर रहमान को ख़त भी लिखा था और बताया था कि यह कानून आइन के आर्टिकल 19 के मनाफी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। गवर्नर इस पर दस्तखत के बजाय वापस भिजवाएं, लेकिन गवर्नर ने बिल को वापस भिजवाने के बजाय बैरून मुल्क छुट्टी पर जाने को फ़ौक़ियत दी। हतक इज़्ज़त बिल के कानून बनने के बाद अब सिर्फ नेशनल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर की गई आम सार्फिन की पोस्ट पर भी एक्शन हो सकेगा। पंजाब हुकूमत इस हवाले से डिफेमेशन ट्रिब्यूनल तश्कील देगी जो 180 रोज़ में फैसले करने का पाबंद होगा। जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 30 लाख रुपए तक जुर्माना अदा करना होगा। इस कानून के मुताबिक नाज़रीन, जिन आइनी दफातर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उनमें सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स, स्पीकर्स, अपोजिशन लीडर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी क़यादत शामिल है जिनके खिलाफ कोई भी झूठी खबर या मालूमात फैलाना संगीन जुर्म तस्वुर होगा। हतक इज़्ज़त बिल कानून बनते ही लाहौर हाई कोर्ट में गया है जिसमें कहा गया है कि हतक इज़्ज़त का कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है। कानून के ज़रिए आज़ादी इजहार को ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत ने यह कानून अवामी तनकीद से बचने के लिए बनाया है। इस बिल का मुस्तकबिल तो अब अदालत ही ऑब्वियसली तय करेगी, लेकिन अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सहाफ़ियों का लाहमल होगा, ये जानने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले इस वक्त मुझे मलिक अहमद खान बुच्चर अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइए सर, कायम मकाम गवर्नर पंजाब के दस्तखत हुए और फिर उसके बाद अब ये जो हतक इज़्ज़त का कानून है ये बिल बन चुका है, कानून बन चुका है। सर, पीपल्स पार्टी पर विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि इस बिल से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हिकमत अमली होगी अपोजिशन की? अब मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मलिक साहब, आपसे मैं दोबारा की कोशिश करती हूँ। अरशद अंसारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। सहाफ़ी ऑब्वियसली शदीद मुखालिफत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सब कुछ करते रहे, उसके बावजूद भी अब ये कानून तो बन गया है। लाहौर प्रेस क्लब ने असेंबली इजलास और हुकूमती तकरीबात के बॉयकॉट का ऐलान किया है, अदालत जाने का ऐलान किया है। लाहेमल क्या होगा सर आगे? एहतजाज के दायरे कार को किस तरह से फैलाया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा?
अरशद साहब। बहुत शुक्रिया किरण। इस पे आज लाहौर प्रेस क्लब में जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स लाइक CPNE है, PP है, APNS है, अमेंड है, PFUJ है, प्रेस क्लब है, ये एक जॉइंट एक्शन कमेटी है। तो हम मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी, बात कीजिए। तो उस पर हमारा एक आइंदा जो लायामल है, अब तो ज़ाहिर है इनका काम है लेजिस्लेशन करना, इनका काम है असम्बली में, लेकिन इस बिल पे जिस तरह गवर्नमेंट ने ट्रैप किया है स्टेक होल्डर्स को, ज़ाहिर है वो स्टेक होल्डर्स तो जॉइंट एक्शन कमेटी है, तमाम सहाफ़ती तंजीमें हैं, तो हमने उस पर ऐलान किया कि हम मंडे को तो सारी जॉइंट एक्शन कमेटी कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से रिजू करेंगे, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और हाई कोर्ट से ना इंसाफ मिला तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पर आलमी अदालत भी है, चूँकि ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। देखें, आपने अभी जो पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी दोनों तरफ पे खेल नहीं रही बल्कि खेल गई है। हम आज से एक हफ़्ते पहले जब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब से मिलते हैं, पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी मिली उनसे जाके, तो उन्होंने अपने टिपिकल अंदाज में जैसे वो बोलते हैं, वो तुसा आसो तो वसा कर सा, पीपल्स पार्टी मुखालफत कर सी तो ये हो सी तो वो हो सी, तो ये जब बिल आएगा तो मैं असी वापस भेज देंगे। अच्छा, वो ऐसा हुआ कि 2 रोज़ कबल कि बिल आ गया और सरदार साहब को ये पता था ये बिल गवर्नर हाउस पड़ा है, वो इंटेंशनली यहाँ से गए और उस पर कल बिल कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद ख़ान साहब ने मंगाया और एक 10 मिनट में दस्तखत की और कानून बन गया। ज़ाहिर है जब वो कायम मकाम गवर्नर हैं तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज इस्तेमाल की। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि शाजिया मरी साहबा ये फरमा रही थी कि पीपल्स पार्टी इस बिल की मुखालिफ है, पहले उन्होंने ये नहीं फरमाया। मेरा तो आज सवाल आसिफ जरदारी साहब से है, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब से है, क्या ये पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी या जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी? क्या उन्होंने तो हमेशा आवाज़ उठाई आज़ादी इज़हार के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए। ये सिर्फ चैम्पियन पता क्या है, ये चैम्पियन हैं ऑपोजिशन के। ये जब हुकूमतों में होते हैं तो दोनों तरफ, आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, मरीम नवाज साहबा क्या फरमाती थी, 17 नवंबर 2021 को PFUJ के प्रोग्राम में फरमा रही हैं कि ऐसे तमाम नवाज शरीफ आएगा और काले कवानीन को ख़त्म कर देंगे, हम ऐसे काले कवानीन को नहीं मानते। आज उन्होंने रातों रात पहले 20 मई को पंजाब असम्बली से पास कराया। ये कहिए सर, आपने कहा आप, क्योंकि आप स्पेसिफिकली आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि उन्होंने धोखा किया है सहाफ़ियों के साथ, बिल की मंजूरी में ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। तो सर आप लोग जब मिलने के लिए गए थे, काफ़ी सारे सहाफ़ी गवर्नर साहब से मुलाकात के लिए गए थे, वहाँ क्या बात हुई थी पीपल्स पार्टी की क़यादत की आप लोगों के साथ? क्या उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी इस बिल के हवाले से? जी बिल्कुल, आप एक तो प्रोग्राम देख लें कैपिटल टॉक, उन्होंने उसमें क्या कहा। उसके बाद जब हम गए हैं, उन्होंने बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में गवर्नर साहब ने फरमाया कि अभी तो ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड, अभी तो ये मेरे पास बिल आया नहीं और मेरे पीपल्स पार्टी के इस बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जब बिल आएगा तो मैं इसको वापस भेज दूंगा नोट लिख के, और उनसे कहूँगा आप स्टेक होल्डर से आप बात करें। मैं उनको दोबारा भी मिला गवर्नर साहब को, उन्होंने कहा कि मेरी CM साहबा से बात हुई है, वो भी आपको बुला रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि स्टेक होल्डर से बैठ के जो इस बिल में कोई नोक पले उसकी दुरुस्त कर दी है या आपकी हमारे सिफारिशात रहेंगी तो ज़रूर लेंगे। ये एग्जैक्टली उन्होंने ये बात की थी कि मैं इसको वापस भेज दूंगा। वो आ गया, खुद वापस चले गए और बिल इनसे साइन करा दिया। देखें ये धोखा नहीं तो फिर क्या है? ये बात उन्होंने। सर सुहेब भरत साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे, इसके अलावा भी पंजाब के जितने भी वज़रा हैं उनसे जब बात हो रही है तो वो यही कह रहे थे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के बाद जो है, जो भी कुछ अगर इसमें करेक्शन की ज़रूरत है या इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो मुशावरत के बाद किया जाएगा। बट समहाउ ये आज कानून बन गया। सर 3 रोज़ पहले आप लोगों की भी पंजाब के वज़रा से मुलाकात हुई थी ना, तो उसमें PFUJ की क़यादत मौजूद थी, वहाँ इस मामले पर डिस्कशन हुई थी? कोई वहाँ पर यकीन दहानी या वहाँ पर वज़रा क्या कह रहे थे अगर बिल के हवाले से बात हुई हो तो? नहीं, उस पर यहाँ देखें, मैं आपने बात की, ज़ाहिर अफजल भट्ट साहब यहाँ पे सदर हैं PFUJ के, वो आए भी थे और वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी साहबा भी थी और उनके और अहदेदार भी थे, मैं भी था। मुलाकात तो ज़रूर हुई वज़रा से, लेकिन इस बिल पे भी बात हुई और बल्कि अज़मा बुखारी साहबा ने यकीन दिलाया कि CM साहबा इस पर बड़ी सीरियस हैं और वो आपको 1 आध दिन में बुला रही हैं, आप नाम दे दें। यही मैं बताने लगा था आपको। मुझसे ये 6 दिन से नाम ले रहे हैं, रोज़ कोई सेक्रेटरी फ़ोन करता है, कभी कोई नाम दे दें, कभी CMO से नाम दे दें। तो बिल आखिर कल मुझे ये कहा गया कि मैं कहा मोहतरमा तो जा चुकी है मरी में, वो तो 1 हफ़्ते बाद आएंगी,
तो उन्होंने कहा सीएम साहबा कह रही थी तो हम उनको मरी बुला के उनसे बात कर लेंगे। तो अंदाज़ा करें कि इन्होंने पहले 20 मई को ट्रैप किया, अब हमें इन्होंने इस बत्ती के पीछे लगा दिया। हम तो मुज़ाकरात चाहते थे, हम ये नहीं चाहते थे कि हम इनके खिलाफ मुजाहरे करें, लेकिन अब हमें कानून का दरवाज़ा तो खड़काना है, लेकिन हमें सड़कों पे भी होना है, असेंबली के बॉयकॉट्स भी करने हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, असेंबली के बॉयकॉट भी कर रहे हैं, इजलासों के बॉयकॉट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं सड़कों पर भी आना है। अब जो ऑपोजिशन है उसका क्या हिकमत अमली उसकी होगी? मलिक अहमद खान साहब उछर मुझे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। सर आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? डेफेमेशन बिल के बारे में आप पूछ रही हैं, जो आज गवर्नर साहब ने कल किया है, एक्टिंग गवर्नर ने। जी सर, उसी पर ही बात कर रही हूँ मैं। देखिए वो तो इनकी पहले ही एक मिली भगत है जी, ये अंडरस्टैंडिंग इनकी आपस में थी। आप खुद देख लें कि उधर से गिलानी साहब ने किया, वो सरदारी चला गया, और इधर ये हमारे स्पीकर साहब गवर्नर बन के बैठ गए। तो जो पीपल्स पार्टी वाली विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली बात थी वो तो अब खत्म हो गई, कि उनकी नीयत तो सामने आ गई। और दूसरा, इनकी तो जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, उसका तो विजन है नहीं, डिजास्टर है पूरे पाकिस्तान पंजाब के लिए। तो उसने तो यही करना था, मरी इनको बुला के उसने कोई नया कानून लाना है। मलिक साहब नहीं मलिक साहब, ये मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। I'm so sorry, मैं ये आपको इजाजत नहीं दे सकती। आप कंडक्ट पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल किसी के ऊपर मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। प्लीज आप अपनी बात कीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक्स किसी पे ना। सर जी नहीं, किरण मुझे ये बताएं कि क्या जो उनका एटीट्यूड है, तो ये क्या कोई एक नालायक आदमी के ये एटीट्यूड होता है? मैं पर्सनल तो नहीं कर सर, आप मुझे अपनी हिकमत अमली बताएं ना। अब एक बिल हो गया सर, कानून बन गया, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? जी मैं आपको बताता हूँ। हमारी हिकमत अमली ये है कि हम पहले भी, हमारी जो हैसियत जमात, हमारी हिकमत अमली है कि हम मीडिया के साथ खड़े हैं, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी। हमने 14 अमेंडमेंट्स दिए हैं, और उसके बाद उन अमेंडमेंट्स के जरिए हम इनके साथ खड़े हैं, और जिस फोरम पे भी ये करेंगे, इसका एहतजाज करेंगे, हम साथ होंगे। यही बात है। मैं आपको थोड़ी सी ये बात करूं, पीपल्स पार्टी से आप लोगों की सर बिल की मुखालिफत के हवाले से कोई बात हुई है मलिक साहब? सॉरी आई कांट हियर। पीपल्स पार्टी से बात हुई है सर? कोई बिल के हवाले से पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है? देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी को बच्ची है, वो कल की जमात है, हम उससे बात क्यों करें जी? उनको सामने आना चाहिए था। चाहे ये अक्सरियत के साथ बिल पास करवा लेते, तो ये कम से कम इनको ये चाहिए था कि ये उस बिल की मुखालफत करते। अच्छा, उस दिन उन्होंने अब्सटेन कर दिया। जब अब्सटेन किया तो उसके बाद इन्होंने कहा जी हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब गवर्नर साहब चले गए, स्पीकर साहब गवर्नर बन गए, तो उन्होंने वो दस्तखत कर दी। आज वो आपका कानून बन चुका है। आप कह रहे हैं सर कि आप सहाफियों के साथ खड़े हुए हैं। आपकी अपनी, मुझे गुफ्तगू में आपने बताया कि सहाफियों के साथ आप खड़े हुए, लेकिन सहाफी अपनी हिकमत अमली बता चुके हैं कि अब वो आगे इस कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर ये लेकर जाएंगे। इसके अलावा बॉयकॉट भी किया जाएगा, और हुकूमती इजलास या बजट इजलास के हवाले से भी बात हो रही है कि उसका भी बॉयकॉट किया जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। पिछले महीने साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अल इबाद ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया, तो कई सारे सवालात उठने लगे कि क्या पाकिस्तानी सियासत में फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे, अपनी साबिक़ा जमात MQM पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, या फिर अपने किसी प्लेटफॉर्म से दोबारा सियासत का आगाज़ करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी इशरत अल इबाद साहब के हवाले से ख़बरें आई थी, लेकिन फिर वो पाकिस्तान नहीं आए थे। इस बार इन्हीं ख़बरों के हवाले से कन्फर्मेशन लेने के लिए कि कब तक पाकिस्तान आ रहे हैं और क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं, इशरत अल इबाद साहब मुझे प्रोग्राम में ही ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अरसे बाद, एक लंबे तवील वक्फे के बाद आप सियासत में दोबारा एक्टिव हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात हैं वो इस वक्त अच्छे नहीं हैं। क्या आप कोई किरदार अदा करने पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और ये कब तक मुमकिन है वापसी आपकी? जी वालेकुम सलाम किरण, बहुत शुक्रिया आपको
बात करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हालात नज़र आते हैं, जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, उससे एक बहुत ज़्यादा तशवीश है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया, इतना लंबा टाइम दिया, इज्जत भी दी, तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास चॉइस दो ही थी कि या तो तमाशाई बन के देखता रहूं और या फिर कुछ करूं, उस चीज़ को वापस लौटाऊं इस मुश्किल हालात में। तो इसलिए मैंने फर्म इरादा किया कि मैंने पाकिस्तान आना है और आके इंशाल्लाह ताला अपना जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी हम्बल कैपेसिटी में मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो अल्लाह ने मुझे इस मुल्क से तजुर्बा दिया है, उसके मुताबिक मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, मैं लोगों से बहुत एक्सटेंसिवली राब्ते में हूँ और लोग आ भी रहे हैं यहाँ, उनसे मुलाकातें भी कर रहा हूँ। और जो मैंने सोचा है कि किस तरह कंट्रीब्यूट करना है, इसमें मैंने ऑलरेडी वो काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह ताला उसमें टाइम पे आने का जो सिलसिला होगा वो भी मैं। अर्शद साहब, दो चीज़ें हैं सर। मौजूदा हालात में किरदार अदा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत होती है और सियासी पार्टीज़ के मैंडेट की भी ज़रूरत होती है। तो क्या दोनों तरफ से आपके राब्ते हुए हैं? दोनों तरफ से मैंडेट मिला है आपको कोई? एज अ पाकिस्तानी कुछ एक 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 अपनी भी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए अगर कोई कहे और फिर आप अदा करें तो मेरा ख्याल है मज़ेदार बात नहीं होती। बहैसियत पाकिस्तानी मैंने खुद महसूस किया है, इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील किया है कि ये सिचुएशन ऐसी है जो कि शायद इसके सॉल्यूशंस निकल सकते हों। और क्योंकि माजी में जब मैं वहाँ रहा हूँ तो अक्सर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अक्सर इदारों में भी तलखियाँ और एक टेंस सिचुएशन हो जाया करती थी, जिसको कि रिजॉल्व किया जाता था एक एक्टिव इंटरेक्शन से, एक्टिव इंडल्जमेंट से उसको किया जाता था। अर्शद साहब, गुज़िश्ता दिनों आपकी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात में क्या कोई पैगाम दिया गया या उनकी तरफ से कोई किरदार अदा करने की दरख्वास्त हुई आपसे? देखिए वो सबसे पहले तो बता दूं एक इनफॉर्मल सी मुलाकात थी और उसमें ज़ाहिर है वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो यहाँ तशरीफ लाए, हम बैठे, अच्छी बातचीत हुई, हालात भी बातचीत हुई और जाहिर है कि आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनको भीले शिकवे हैं पूरी पीटीआई को, तो उस पर भी बात हुई। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र यही था कि देखें, बात यह है कि मुल्क है तो फिर सियासत भी है और हम सब हैं, तो रवैयों में कोई ऐसी तब्दीली ज़रूरी है जिससे कि चीज़ें हमवार हों, प्रोवोकेशन कम से कम हो और मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। और ये जो इनकंसिस्टेंसी है और ये जो अनसर्टेनिटी है, यही बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं ऑन ग्राउंड, ये बाई प्रोडक्ट हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। तो अपनी तरफ से पूरा ताउन करें कि क्योंकि अब मेंबर पार्लियामेंट में भी हैं और ठीक है कुछ चीज़ें लीगल कोर्स में हैं, उनको लीगल कोर्स में छोड़ें, लेकिन अपने रवैयों में ऐसी कोई मुस्बत चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि अदरवाइज जहाँ जहाँ पोलराइज होगी ये सिचुएशन, वहाँ भी एक सॉफ्टनिंग हो, आपके दरमियान भी सॉफ्टनिंग हो और चीज़ों को बेहतर सिमत में ले जाया सके। तो यही मेरा ख्याल है एक्सचेंज हमारा हुआ, एक ओवरऑल डिस्कशन था। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों पे एग्री भी किया जी। और यकीनन उनकी ऐसी थी जो कि कंसिडरेशन जिसकी होनी चाहिए। सर, बानी पीटीआई से मुलाकात का कोई इरादा रखते हैं पाकिस्तान आकर? देखिए, जो मेरे जहन में है और जो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ उसके लिए अगर रिक्वायरमेंट हुई तो ज़रूर करूँगा और बिल्कुल, और मेरा माजी में बहुत अच्छा उनके साथ एक इंतज़ामी मामलात में उनसे डिस्कशंस रहे हैं और वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों की। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं क्यों नहीं, और उनसे
के लिए कुछ बेहतरी इसमें मैंने फील की कि ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर मिलूँ। सर आप अपनी साबका सियासी जमात के हवाले से क्या राय रखते हैं, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये तो भी पिछले दिनों जब आपने ऐलान किया तब बात सामने आ गई। अब आपके पास अभी भी ऑप्शंस मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी है, अवाम पाकिस्तान। क्यों सर वापस आकर इनमें से किसी पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं, या फिर खुद अपनी सियासी पार्टी बनाने का इरादा रखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एक्चुअली इवॉल्व मैं यानी सोच रहा हूँ, और मैंने सोच भी लिया है, उसके खाके बना भी लिए हैं, ऑप्शंस भी बना लिए हैं। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है मेरे जहन में। तो जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि अप्रोप्रिएट टाइम पे इंशाल्लाह मैं आ करके इन सारी, क्योंकि इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि किस प्लेटफॉर्म या किस चीज के ऊपर इंशाल्लाह सबसे इफेक्टिव जो चीज मुझे लगेगी कि जो चीज मैं करना चाहता हूँ, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ मुल्क की स्टेबिलिटी में, मुल्क के लिए उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल जो कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है उसके अंदर, और कोई इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ बेहतर डायरेक्शन के लिए, तो उस किस प्लेटफॉर्म से बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ इफेक्टिवली। सर मैं अगर आपकी साबिका जमात की बात आपसे करती हूँ, तो इलेक्शन से पहले हमने देखा कि MQM पाकिस्तान के जो बिखरे हुए धड़े थे वो इलेक्शन से पहले एक हो गए, फिर इलेक्शन में 2018 से के बरक्स 2024 का नतीजा भी हमारे सामने आया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग, कुछ चेहरे जो उस मर्जर से पहले बहुत एक्टिव थे, यानी आमिर खान साहब हो गए या वसीम अख्तर साहब हो गए, ये सीनियर नाम है, पुराने नाम है, ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपका वापस आकर आमिर खान साहब से और वसीम अख्तर साहब से, या इनफैक्ट वहीं पर ही जब आप हैं तो उनसे कोई राबता वगैरह है, मुलाकातें हो रही हैं, और क्या आपकी जो इम्कानी वापसी है उसके बाद फिर कराची का जो सियासी मंजरनामा है उसमें कोई बड़ी बड़ी तब्दीली का पेशा खैमा बन सकती है फिर आपकी वापसी, इंक्लूडिंग दीज नेम्स? देखिए, वो पहले तो मैं राब्तों का बता दूं, बिल्कुल राब्ते हैं, सारे दोस्तों से राब्ते हैं, और जब से मैंने ये बात की है उसके बाद तो बहुत ज्यादा थोड़ा मुझे मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ आपको पता है ये क्लोजेस्ट एक कंट्री है पाकिस्तान से, तो लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो राब्ते तो बहुत ज्यादा हैं, और हमारी सोच यही है, जिनसे भी मैं मिलता हूँ मैं अपनी सोच उनको बताता हूँ, और वो एग्री भी करते हैं जितने भी लोग हैं कि नहीं ठीक है, हमें अपने तजर्बे की बुनियाद पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और इस पे भी सब मुत्तफिक है, क्योंकि जिन लोगों के आपने नाम लिए वो तकरीबन अब इनएक्टिव हो चुके हैं MQM पाकिस्तान से, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मेरे ख्याल उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और एक्चुअली बहुत सारे क्रॉस सेक्शन के पाकिस्तान से लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो कि बड़ी बहुत तेजी से राब्ता कर रहे हैं। वैसे भी मैं राब्ते में रहा हूँ, और खास करके इस पॉइंट ऑफ, पहले तो खैर खबर हालचाल हो जाते थे, लेकिन अब एक सब्जेक्ट है हमारा जिसपे हम बात करते हैं। सर ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं उनको भी ये नजर आता है कि अचानक आमिर खान साहब भी, वसीम अख्तर साहब भी एकदम पर्दे से ओझल हो जाते हैं, तो उनके इनएक्टिव होने की कोई एक वजह तो होगी सर। अब मेरे ख्याल है कि ये बड़े कोई कॉम्प्लेक्स से इश्यूज हैं MQM के, और उसकी परफॉर्मेंस के, और गवर्नेंस के, और उनके पॉलिटिकल डिसीजंस के, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है इलेक्शंस में भी फर्क पड़ा, लोगों से कनेक्ट के, तो मेरे ख्याल है ये वजह बनी है कि बहुत सारे लोग एक होपलेस सी सिचुएशन है जो मैंने महसूस की है, वो ये कि होप लोगों की बड़ी कम से कम तर होती जा रही है, और ये बड़ी एक सीरियस बात भी है, क्योंकि होप को रिकेंडल करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके बहुत सारे तजर्बेकार लोग अगर कोई मखसूस हालात में अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें एक प्रोसेस से, एक तो पॉलिटिकल पार्टी तो होती ही है, लेकिन वो एक प्रोसेस का भी हिस्सा होते हैं, और अपने तजर्बे के मुताबिक उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो ये एक पोटेंशियल लोग हैं जो कि अगर इनएक्टिव हो जाएं या मायूस हो जाएं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब उस फैक्टर से तो निकल आए हैं सब,
एक होप जो है हमने आपस में डिस्कशंस करके वो तो एक रिकंडल की है कि हमने कुछ करना है और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, अभी भी कर और इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब करेंगे तो आपके सामने होगा। सर आप कह रहे हैं कि फैसला साजी का एक बहुत बड़ा मसला, ये एक बहुत बड़ी वजह है इन लोगों के इनएक्टिव होने की। इलेक्शन रिजल्ट्स की आप बात करें, हालांकि इलेक्शन रिजल्ट्स आप देखते हैं तो 2018 में जो 6 नशिस्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास थी, ये नंबर 2024 में डबल पे इंक्रीज कर गया। 18 के करीब सीट्स MQM पाकिस्तान ने अगर ले ली तो फिर ये इलेक्शन का नतीजा कैसे आप इसे कह रहे हैं कि ये अवाम ने फिर नतीजे में भी नजर आया? जी, मगर जाहिर है कि वो मैं समझता हूँ ये अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ही है। सर हुकूमत भी फाल हो चुकी है और किरदार भी खैर अदा कर रहे हैं अब तो असेंबलीज में। एनीवे सर आखिर में मुझे ये फरमाइए ज़रा, कराची आपने एक तवील अरसा कराची को सर्व किया बहैसियत गवर्नर, इस वक्त आप कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, अगर मैं सिर्फ आपसे 2024 की बात कर रही हूँ और जनवरी से जून की बात कर रही हूँ, तो इसमें 70 अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं जो रिपोर्टेड हैं। सर कौन जिम्मेदार है इसका? फिर से अमन व अमान की सूरत हाल कराची जैसे मेगा सिटी की बदतर हो रही है, अबतर हो रही है, किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? देखिए, यकीनन हर पाकिस्तानी को इस पे तशवीश है और मुझे तो किरण बहुत ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके, और मैंने तो मैंने तो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे की है इसमें। 2013 से लेके 2015 के एंड तक हमने बहुत एग्रेसिव इसके ऊपर, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे पॉलिटिकल मिलिटेंसी हो, चाहे क्रिमिनलिटी हो, चाहे गैंग वॉर्स हो, इनके ऊपर बहुत काम किया और अल्टीमेटली अल्लाह ने हमें उसका फल दिया और कराची में अमन आया और स्टेबल हुआ कराची, और उसका बिजनेस दोबारा से वाइब्रेंट होना शुरू हुआ और मामलात बेहतर होने शुरू हुए। और अब जब मैं देखता हूँ कि फिर ये और दीगर वजूहात नहीं है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी और ये क्राइम्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बैसियत पाकिस्तानी और बहुत ये तशवीश की बात है। और इसके लिए मैंने ज़ाहिर राब्ते किए, कुछ सजेशंस भी दिए हैं। अच्छा, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी का सर्ज है, इसमें यकीनन ये वहाँ जो इदारे हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके सोचने का काम है कि इसकी रीजंस क्या है। और जो मेरी समझ में रीजंस आते हैं वो मैंने उनसे स्पेल आउट किए हैं कि देखें ये मामलात हैं, इनको जरूर देखें, और जब भी ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन होती है तो उसमें उसका मास्क लगा के एंटी स्टेट एलिमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लान्स है और अगर आप सोच रहे हैं कि कराची के हालात और स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है, तो आपके ख्यालात, आपके मशवरे जो है वो मौजूदा हुकूमत तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक भी पहुंचने चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो सोच रहे हैं पॉजिटिविटी का एक रोल प्ले करने के लिए पाकिस्तान में, तो इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी है, सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, सियासी जमातें जो है वो किसी और तरफ देख रही हैं, तो इस वक्त ज़रूरत यही है कि ऐसे पॉलिटिशियंस मौजूद हों सिस्टम में कि जो आपस में एक पुल का किरदार अदा कर सकें, जो आपस में बात कर सकें। एनीवे जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। इशरत लिबाद साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मुसल्ला बिछा लें नाजरीन और दुआ करें कल की जीत के लिए, कल के मैच के लिए। इंशाअल्लाह कल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।